हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो में बायोकेमी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आईपीसी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोकेमी को हम हिंदी में क्या कहते हैं। जब आप बायोकेमी का मीनिंग समझते हैं, मीनिंग को सर्च करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बायोकेमी का मतलब होता है द्विविवाह या द्विविवाह की प्रथा। तो उसे ही हम हिंदी में द्विविवाह कहते हैं, इंग्लिश में बायोकेमी कहते हैं। अब हम बात करते हैं बायोकेमी की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डेफिनेशन लिखनी होगी। तो यानी कि पहले से ही जिसकी शादी हो चुकी है, वो शादी होने के बावजूद भी अपने स्पाउस के अलावा, यानी जो साथी है उसका, उसके अलावा किसी दूसरे से शादी कर लेता है, तो हम उसे क्या कहते हैं कि उसने द्विविवाह कर लिया, उसने बायोकेमी का ऑफेंस कर लिया, जो कि पनिशेबल है सेक्शन 494 में। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, आपको सेक्शन याद रखने हैं। सेक्शन आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 394 और 395, इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको कुछ और सेक्शंस को इस आंसर में कनेक्ट करना होगा, जैसा कि हमारा जो बायोकेमी का अपराध है वो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कुछ सेक्शन से कनेक्टेड है, जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बायोकेमी की का मतलब क्या होता है। अगर हम वाइफ की बात करें तो वाइफ जो है अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और मेल के साथ शादी कर लेती है। और मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, हस्बैंड की, तो हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर लेता है, तो उसे हम बायोकेमी कहते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री को भी समझ लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमारे समाज में हिंदू लॉ के अंतर्गत यह कहा गया है कि जो हमारा विवाह है, शादी है, मैरिज है, वो एक तरीके का सैक्रामेंट है, ना कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। और हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आने से पहले बायोकेमी के जो ऑफेंसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। कॉमनली इसे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल मान लिया जाता था, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के आने के बाद यहाँ पर इस तरीके के अपराध में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। अब हम बात करते हैं कि कौन से और सेक्शन है जो हमें अपने एग्ज़ाम में लिखने हैं। सबसे पहले तो आपको सेक्शन 494 को लिखना होगा, वहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, पहले उसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि हस्बैंड और वाइफ के लाइफ टाइम के दौरान, यानी कि जो उनका जीवन है एक हस्बैंड और वाइफ का, उसके दौरान अगर वो मैरिज करते हैं अपने स्पाउस को छोड़कर किसी दूसरे से, तो इस तरीके की मैरिज को क्या है, स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह की मैरिज को क्या माना जाएगा, वॉइड मैरिज माना जाएगा, जिसे हम हिंदी में शून्य कहते हैं, यानी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी और वो बायोकेमी के ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। तो इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। सेक्शन 494 में ये बताया गया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 7 साल तक की सजा मिल सकती है और फाइन जो कोई भी निर्धारित किया जाएगा, किसके द्वारा, जज के द्वारा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 5 हमारा बात करता है शर्तों के बारे में, कि अगर आप हिंदू हैं और आप मैरिज करना चाहते हैं तो आपको किन किन शर्तों का पालन करना होगा। लेकिन यहाँ पर हम बायोकेमी की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर पहले ही पॉइंट की आवश्यकता है, पहले पॉइंट की ही रेलिवेंसी है बायोकेमी के ऑफेंस से। पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि नेदर पार्टी ऑफ द स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, यानी कि अगर आप मैरिज कर रहे हैं तो आपका जो साथी है वो यहाँ पर जीवित नहीं होना चाहिए, तभी आप कोई दूसरी मैरिज कर सकते हैं। अगर आपका स्पाउस जीवित है, चाहे वो हस्बैंड हुआ चाहे वो वाइफ हुई, अगर वो जीवित है तो आप अगर किसी से भी शादी करते हैं अपने स्पाउस को छोड़कर, तो उस तरीके से आप यहाँ पर बायोकेमी के ऑफेंस के लिए लायबल होते हैं। साथ ही यहाँ पर सेक्शन 11 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी कनेक्टेड है इसी से, जो बात करता है वॉइड मैरिज के बारे में, कि वॉइड मैरिज किसे कहेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप जो सेक्शन 5 है हमारी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के, उसके क्लोज 1, 4 और 5 का अगर आप वायलेशन करते हैं, यानी कि जो शर्तें दी गई हैं
सेक्शन 5 के क्लोज 1 जो कि हमारा रिलीवेंट था। सेक्शन 1 में यह लिखा हुआ है कि वाइफ स्पाउस के जीवित रहते हुए आप दूसरी मैरिज नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपने ऐसा किया तो वो सेक्शन 11 भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा और इस तरीके की जो मैरिज है वो मैरिज वॉइड हो जाएगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और सेक्शन 17 जो कि बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 494 और सेक्शन 17, जो सेक्शन 494 आपका आईपीसी का है, सेक्शन 17 जो है आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है। यह क्या कहता है? यह कहता है कि अगर इफ़ द हस्बैंड बीइंग ए वाइफ मैरिड एनी अदर पर्सन, यानी कि वो अपने यानी हस्बैंड एंड और वाइफ दोनों हैं और वो अपने साथी को छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर लेते हैं, तो वो अवश्य जो आईपीसी बाल दंड संहिता है उसके सेक्शन 494 में वो है ऑफेंस के लिए लायबल होंगे, जो बात करता है बाइगेमी के अपराध के लिए। तो यहाँ पर आपको मीनिंग समझ में आ गया। आप एक चार्ट बना सकते हैं, चार्ट में आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे बाइगेमी, उसके बाद आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, सेक्शन मेंशन करेंगे 494, 495 भी आप लिख सकते हैं, और उसके बाद आप कनेक्ट करके क्या करेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट जो कि कनेक्टेड है, इससे कौन कौन सी सेक्शन है, सेक्शन 5 है, सेक्शन 11 है और सेक्शन 17 है। एक चार्ट बनाइए, उसके बाद जो मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं केस लॉज की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिटन एग्जाम में केस लॉज पूछे जाते हैं और केस लॉज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लैंडमार्क केस है हमारा बाइगेमी का, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो थे पार्टी काफ़ी ज़्यादा कहें कि वो एकदम मतलब अपना दिमाग ही ज़्यादा लगा रहे थे या काफ़ी चालू थी। तो इस तरीके से इस केस में क्या किया गया कि पार्टी के द्वारा यह किया गया कि उसने धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। वो ये सोच रहा था कि मुस्लिम लॉ के अंदर जो है बाइगेमी के ऑफेंस के लिए वो लायबल नहीं होगा, इसलिए उसने धर्म को परिवर्तित किया और फिर वो शादी की। तो इस तरीके के अपराध भी जो है वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू द सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अनुसार। यह कहा था इस तरीके से अगर आप करते हो तो आप बाइगेमी के अपराध के लिए लायबल होंगे और आपको सजा दी जाएगी 494 में। कितनी सजा दी जाएगी? आपको 7 साल तक की मैक्सिमम सजा दी जा सकती है और कोई भी फाइन दिया जा सकता है। साथ ही इस केस में यह भी कहा गया था कि जिससे उसने शादी की है, यानी कि जो उसकी दूसरी वाइफ या फिर दूसरा हस्बैंड है, वाइफ की बात करें, वाइफ और हस्बैंड की बात करें, दोनों की बात करें, तो वो प्रॉपर्टी में भी किसी भी तरीके से हकदार नहीं होगी, लेकिन पत्नी जो है इंट्री मेंटेनेंस ले सकती है क्योंकि उसने उसके साथ ऐसा किया है। बहुत सी कंडीशंस है जहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई हैं सेक्शन 494 में, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब उस एक्सेप्शंस को हम डिटेल में जो है अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एक्सेप्शन समझते हैं कि जहां पर पहली पत्नी या पति मर चुके हैं तो वहां पर बाइगेमी का ऑफेंस नहीं होगा। दूसरे एक्सेप्शन की बात करें, जहां पर जो पहली शादी है वो किसी भी तरीके से यानी कि कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, या जो पहले की शादी है वो संपूर्ण रूप से डिवोर्स के द्वारा, डिवोर्स हो चुका है आपका, बिल्कुल अच्छे तरीके से डिवोर्स हो चुका है, मैरिज डिसोल्यूशन बाय द डिवोर्स हो चुकी है, तब भी आप बाइगेमी के ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होंगे। या जहां पर पहली शादी जिससे की थी वो पिछले 7 साल से, यानी कि 7 साल से उसके बारे में सुना नहीं गया है। सुना नहीं गया है का मतलब है कि आपको पता ही नहीं है, आपका जो स्पाउस है वो पिछले 7 साल से आपने ना उसे देखा है, ना उससे बातचीत की है, ना किसी और ने उसे देखा है। तो इस तरीके के ये एक्सेप्शन दिए गए हैं, वहाँ पर बाइगेमी का ऑफेंस जो है अप्लीकेबल नहीं होता, ना वो मुस्लिम लॉ पर अप्लीकेबल होता है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे भी ये अप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले केस के बारे में। हमारा अगला केस है लीला थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप इन दोनों केस को अपनी लैंग्वेज में, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो अपने अनुसार डिस्क्राइब कर दीजिएगा। इस केस में भी यही हुआ था कि पार्टी के द्वारा जो है
धर्म परिवर्तन किया गया था और वो ये सोच रहे थे कि धर्म परिवर्तन के द्वारा मैं जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लूँगा और बाइगेमी के ऑफेंस के लिए मुझे लायबल नहीं माना जाएगा। तो न्यायालय ने कहा कि जब एक हिंदू पति द्वारा धर्म परिवर्तन के बाद दूसरी शादी की जाती है तब वो अपने विवेक के कारण ऐसा नहीं करता। वो किस इंटेंशन से करता है, वो गलत इरादे से ऐसा करता है। ऐसा रूपांतर स्पष्ट रूप से कपट पूर्वक होता है और एक गुप्त मकसद से किया जाता है। इसी तरीके से जो दूसरी शादी है, अगर आपने बाय कन्वर्जन की है, बाय रिलीजियस कन्वर्जन की है, तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। 4 अंक के अंदर आप मेन पॉइंट को लिख दीजिए, साथ ही आप चार्ट जरूर बनाइएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स थे। सबसे पहले आपको लिखना है सेक्शन 494 की डेफिनेशन लिखनी है कि किसे हम बाइगेमी कहेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कनेक्टेड सेक्शन लिखने हैं किस एक्ट के, हिंदू मैरिज एक्ट के कौन कौन से सेक्शन है। सेक्शन 5 जिसमें कंडीशन बताई गई है, सेक्शन 11 जो बात करता है वॉइड मैरिज के बारे में, सेक्शन 17 जो बात करता है कि अगर कोई भी ऐसा करता है, यानी कि एक स्पाउस अपने स्पाउस के एग्जिस्ट करते हुए किसी दूसरे मेल या फीमेल से शादी करता है, हस्बैंड और वाइफ ऐसा करती हैं, तो वो किसके लिए लायबल होंगे, बाइगेमी के ऑफेंस के लिए। उसके अलावा आप इन दोनों केसेस को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी हम एक और न्यू वीडियो लेकर आएंगे आपके आईपीसी के एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। तो जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाई जी के साथ।